Hello friends, welcome to your lovely study channel G10 classes। आइए आज हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो हम पाठ पुस्तक से विश्लेषण कर रहे हैं उसका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हमने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 1922 में, जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, एक उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को कुछ उग्रवादियों ने या सत्याग्रहियों ने एक पुलिस थाने की चौकी पर हमला कर दिया था। इसमें 21 पुलिसकर्मी जिंदा मर गए थे। तो इसी वजह से, इसी घटना से फरवरी 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस करने का फैसला कर लेते हैं। और क्योंकि उन्हें लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, इसलिए सत्याग्रह को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी इसमें। अब कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो इस तरह तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे। हर चीज़ की लिमिट होती है। 1921 से तैयारी कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन चल रहे हैं, 1 साल कंप्लीट हो गई, हासिल कुछ हो नहीं रहा, तो वो थक चुके थे। अब वो चाहते कि जो 1919 का गवर्नमेंट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके तहत कुछ प्रांतीय परिषदियों का गठन किया गया था। उसमें जो चुनाव होना था 1920 के अंदर, अब वो उनको कराना चाहते थे। तो वो उसमें हिस्सा लेना चाहते। किसने विरोध किया था? पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको समझें, आप उसको भी चेक करें। तो किसने बहिष्कार किया था परिषदीय चुनाव का? बाकी सब ने बहिष्कार कर दिया था। किसने नहीं किया था? तो ये था मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। तब जो नेता थे वो इसमें बहिष्कार मतलब हिस्सा लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि परिषदीय चुनाव हो। उन्हें लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना आसान हो जाता है, सुधार की वकालत करना आसान हो जाता है। और यह भी दिखाना महत्वपूर्ण है कि ये जो परिषद हैं ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तभी तो दिखा सकते थे कि जो परिषद है ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो लोकतांत्रिक क्या होती है? यदि जनता की सहमति से होती है, चुनाव तो होते थे लेकिन उन परिषदों को लोकतांत्रिक का दर्जा मिला ही नहीं था। इसलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर एक पार्टी का गठन किया, नाम स्वराज पार्टी। इसका गठन उन्होंने कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे उस समय पर ये बहुत ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाए बने हुए थे। तो ये उग्र आंदोलन थे, यानी कि उग्र नेता थे और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव इन्होंने बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। अब आंतरिक बहस शुरू हो गई, क्योंकि गांधी जी तो असहमति के थे। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। अब उनके पार्टी के अंदर ये असहमति का मतलब उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो असहमति के इस माहौल में क्या हुआ कि 20 के दशक के आखिरी साल में जो भारतीय राजनीतिक रूपरेखा थी एक बार से फिर से बदलने लगी। और इसका कुछ और भी कारण थे। सबसे पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1926 से लेकर के 1900, अब हुआ क्या था? जब आपका विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसके बाद आर्थिक मंदी को सब लोग झेल रहे थे। विश्व में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था वर्ल्ड वार में। उस खर्चे की पूरी करने लगे। फिर औद्योगिक क्रांति आ गई। तो जब उद्योग ज़्यादा बढ़े और जब किसी चीज़ के उद्योग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपूर्ति बढ़ जाती है, तो मांग कम होने लगती है। मांग कम होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उसकी कीमतें गिरने लगेगी। और यही कारण था कि 1926 से 1930 तक जो कृषि उत्पादन की कीमतें थी वो पूरी गिरने लगी थी। अब 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी, यानी कि पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था जो होगी वो धराशायी हो गई थी, जैसे भी कोरोना काल में हो गया था। अब कृषि उत्पाद पर जब मांग गिर गई तो निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और उस पर लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा, अर्थात किसानों की उपज बिक ही नहीं रही थी। और 1903 तक तो ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। 1930 तक जितने भी ग्रामीण इलाके थे वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा उथल पुथल किया थी, क्योंकि उनका अनाज ही नहीं बिक रहा था। उनका लगान अनाज नहीं बिक रहा, तो पैसे नहीं मिले तो लगान भी नहीं चुकाया जा रहा था। तो इस तरह की समस्या वहाँ पर आने लगी। अब इसी समय ब्रिटेन के एक नई सरकार आती है और उसमें सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, ब्रिटेन में क्या कहते हैं, एक सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग गठन किया जाता है। वैधानिक आयोग यानी बिल्कुल नियमपूर्वक काम करेगा। और इस आंदोलन का काम था कि राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में जो गठित किए गए आयोग हैं, इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था हो रही है वो किस तरह की है, उसके बारे में सुझाव भी देने थे। इसकी सबसे बड़ी एक कमी थी कि इसके अंदर कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे केवल अंग्रेज थे। लोगों ने इसलिए इसका विरोध किया, भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। तो विरोध करने का मेन कारण यही था कि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य
नहीं था और इन्हें संवैधानिक व्यवस्था की अध्ययन करना था। संवैधानिक व्यवस्था से मतलब कि जो नियम अंग्रेज सरकार चला रही है, जो नियम अंग्रेज सरकार के जो उत्तराधिकारी जो गवर्नर जनरल हैं भारत में, तो यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या उसका प्रयोग सही जा रहा है, उसका प्रयोग गलत जा रहा है, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो कैसे सुधार किए जाएंगे। तो लेकिन इसमें भारतीय सदस्य का होना जरूरी था, लेकिन भारतीय सदस्य इसमें एक भी नहीं था। आगे देखते हैं 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, तो साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 1927 में गठन हुआ था और भारत में पहुंचता 1928 में। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1927 में हुआ था, और जब भारत पहुंचता तो 1928 में भारत पहुंचता है। तो जब भारत पहुंचता है तो लोगों को पता था कि भाई इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने सब ने इसको भारतीय कमीशन वापस जाओ, कमीशन को बैक, ऐसे नाव से इसका स्वागत किया। और कांग्रेस को मुस्लिम लीग के जो सभी पार्टी के थे उसमें प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध को शांत करने के लिए उसमें भारत के वासी थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने अक्टूबर 1929 में, मतलब एक कुछ दिन तक वो चलता रहा, और अक्टूबर 1929 में भारत को लिए एक डोमिनेंट स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल कर दिया और भारत को कहा कि वो भारत अब डोमिनेंट स्टेट्स है। डोमिनेंट क्या है, जिसके ऊपर कोई राष्ट्र का का उपनिवेश, बात एक ही थी। डोमिनेंट किसी के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है तो उसको डोमिनेंट कहते हैं कि प्रभुत्व वाले स्टेट्स है, इस पर प्रभु है, प्रभाव है इस पे लोगों का। किसका प्रभाव था, ब्रिटेन का प्रभाव था, तो इसलिए इसको डोमिनेंट स्टेट्स कहा गया। उस पर गोलमाल से ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी कोई समय सीमा नहीं बताया, वो कुछ नहीं बताया कि डोमिनेंट स्टेट कब घोषित करेंगे, कब करें, मतलब बता दिया कि हाँ इसको डोमिनेंट स्टेट घोषित कर देंगे, लेकिन कब करेंगे कोई पता नहीं है। अब उन्होंने इतना कहा कि भारत का एक संविधान है, संविधान में कुछ नया संविधान किया जाएगा, बाद में एक नया संविधान लागू किया जाएगा। संविधान कैसा लागू किया जाएगा कि इस बारे में बात कुछ चर्चा की जाएगी, और चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा। चर्चा करने के लिए किया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता वो संतुष्ट थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस तो पहले संतुष्ट नहीं थे। अब इनका जो खेमा था वो कैसा आक्रामक तौर अपनाने लगा कि मतलब दो गुट हो चुके थे, मान के चलिए अब कि यह उग्रवादी दल था, तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में तेज तरह खेमा आक्रामक तौर पर अपनाने लगा। और जो दूसरा वो था उदारवादी और रेडिकल्स, जो उदारवादी और मध्य मार्गी नेता जो थे वो ब्रिटिश डोमिनेंट के भीतर ही संवैधानिक के पक्ष में थे। यानी कि अब दो फाड़ हो गई, कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ हो गए, एक आपके उग्रवादी हो गए और एक संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में हो गए। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था, ये जो डोमिनेंट के भीतर संवैधानिक पक्ष में था ना, इसका प्रभाव घटता जा रहा था। अब इसलिए दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, नेहरू के अध्यक्ष में कांग्रेस के अंदर लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन होता है, और इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसको मान लिया गया। दिसंबर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और इसमें डिसीजन ले लिया गया, तय कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इस दिन बहुत सारे लोग जो थे पूर्ण स्वराज के संघर्ष के लिए शपथ लेंगे। ये उन्होंने फैसला ले लिया कि अब 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ ले लेंगे। अगर हम लोग पूर्ण स्वराज लेना ही है, जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया और स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दे जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई रास्ता ढूंढना था। महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ कि यार हमने एक ऐसा मोटिव रखा था कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन इस में बहुत कम लोगों ने जब ध्यान दिया तो उन्होंने ये सोचा अब कुछ ऐसा आंदोलन चलाएंगे जो लोगों को कि रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होगा। तो उसमें एक आता है आपका नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। और नमक यात्रा से क्या समझ, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक ही ऐसी चीज़ दिखाई दी कि भाई नमक एक शक्तिशाली, क्योंकि नमक सब खाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको नमक चाहिए। बिना नमक के किसी का टेस्ट ही नहीं आएगा। चाहे आप चिकन बना रहे हो, चाहे आप आलू टमाटर सब्जी बना रहे हो, तो आपको नमक तो खाना चाहिए ना। बिना नमक के तो आप कुछ खाएगा, या फ्रूट भी खाएगा, फ्रूट के साथ नमक चाहिए। तो इसी बिना नमक के हमारा काम नहीं चलता है। तो 31 जनवरी 1930 को वायस साहब को एक पत्र लिखते हैं। इस पत्र में इन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया है। अब 11 मांगों में कुछ तो सामान्य थी और कुछ मांगें उद्योगपतियों को लेकर के किसानों के विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मांग भी तो थी। महत्वपूर्ण मांग क्या थी, जो किसानों से जुड़ी हुई थी। अब कुछ मांगें जो ये सब इनका डिसीजन क्या था, महात्मा गांधी चाहते कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सबको से एक साथ जुड़ जाएँ, तो इसलिए नमक की बात भी रखी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी, नमक कर को ख़त्म करो, क्योंकि ये अमीर गरीब दोनों के बारे में थी। अब देखिए कुछ सामान मांग थी या उद्योगपति की थी या किसान को, या तो उद्योगपति से संबंधित या फिर किसान से संबंधित होती थी। लेकिन जब नमक की मांग रखी तो नमक उद्योगपति भी खाता है और सामान्य किसान भी खाता है। और क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते थे, भोजन का कभी नहीं, इसलिए नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकारी हिस्सेदारी जो होती, सरकारी जो
दबदबा था, उस दबदबे को ये ख़त्म करना चाहते थे। और जी गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू इसको बताया था कि नमक पे कानून लगाना ही सबसे दमनकारी पहलू है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब महात्मा गांधी जी का जो यह पत्र था ये एक अल्टीमेटम की तरह था। ये कोई ऐसा पत्र नहीं था, ये पत्र एक अल्टीमेटम की तरह पत्र था, जिस पर लिखा था कि 11 मार्च तक यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। क्लियर लिख दिया उन्होंने, लॉर्ड इरविन को पत्र दे दिया कि भाई यदि ये नहीं माना जाता है, आप हमारे 11 मांगों को नहीं मानते हो, तो 11 मार्च तक का समय उनको दे दिया तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़। सविनय अवज्ञा क्या है? विनम्रता के साथ आज्ञा की अवहेलना करना। लेकिन इरविन वो तो वायसराय थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने क्या किया, भैया 12 मार्च को अपना आंदोलन शुरू करना ही पड़ेगा। तो 11 मार्च को उन्होंने कह दिया। एक तो जिद्दी तो बहुत थे महात्मा गांधी जी, लेकिन अहिंसात्मक थे। तो उन्होंने 78 अपने विश्वस्त जो वॉलंटियर थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर देती है। नमक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? साबरमती से शुरू होती है। कहाँ तक? दांडी नामक स्थान तक होती है, दांडी तक। कितना डिस्टेंस थी? 240 किलोमीटर, जो दांडी नामक स्थान पर जाके ख़त्म होनी थी। अब गांधी जी क्या करते थे? अब देखिए, गांधी जी की टोली हर रोज़ दिन में लगभग 10 मील तक का सफ़र तय करती थी। 24 दिन तक उन्होंने हर रोज 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हज़ारों लोगों ने सुनने के, भीड़ तो हो जाती है ना, सब लोग सुनते हैं गांधी जी आए हैं, भाई गांधी जी आए। गांधी फेमस तो थे, तो इसलिए लोग उनके पास जाते थे, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए। जब भीड़ इकट्ठी होती, गांधी उनको कुछ ना कुछ बातें बताते थे। तो गांधी वहाँ पर क्या किया, स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और लोगों को से आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें। उन्होंने फिर कहा, अपील की लोगों से, लोगों को समझाया कि शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, या अर्थात अंग्रेजों का कहा ना माने। और 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुँच गए तो उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाना शुरू कर दिया। और यह था कानून का उल्लंघन। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू होता है। ये आंदोलन ऐसे रूप से किस तरह अलग था या नहीं था, इस बार लोगों को केवल अंग्रेजों का सविनय करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि आप औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान करें, कि औपनिवेशिक कानून जो है उनका उल्लंघन करें। और देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से इस चीज़ों को माना गया। ये देखिए, गांधी जी के दांडी यात्रा जब जाते हैं तो शुरू में 78 लोग चले थे और बाद में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, बाद में हज़ारों लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। हज़ारों लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया। बाद में क्या, पहले तो शुरू में गांधी जी ने तोड़ा, तो फिर बाद में हज़ारों लोगों ने, मतलब जिसका भी मन चला उसने कानून तोड़ दिया। सरकारी नमक कारखाने सामने लोग प्रदर्शन करने लगे और आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी कर दिया जाने लगा। सेम पहले वाली चीज़ें, जो विदेशी सामान इसका भी दुकान पिकेटिंग होने लगी। किसान ने मना कर दिया कि हम लगान नहीं देंगे, चौकीदारी कर नहीं चुकाएंगे, गाँव में जाना जो कर्मचारी वो इस्तीफे देने लगे। और जंगल में वन कानून का उल्लंघन करने लगे, अर्थात जो 2/3 वन क्षेत्र आरक्षित किया गया था, लोग उसमें जाने लगे, लकड़ी बीनने लगे, वहाँ से फल इकट्ठा करने लगे, अपने मवेशियों को चराने लगे। अब कुछ ना कुछ तो यह सरकार करेगी, करेगी ना। हाँ, अब इन घटनाओं से चिंतित होकर के सरकार क्या करती है, कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगती है। और बहुत सारे, जब कांग्रेसी नेता गिरफ्तार होते हैं तो हिंसा टकराव होती है। जब तक गांधी जी बाहर रहते हैं तो हिंसा कम होती है, लेकिन जैसे गांधी जी एक साइड में होते हैं हिंसा शुरू हो जाती है। तो अप्रैल 1930 में वो गांधी जी के एक समर्पित साथी थे, खान अब्दुल गफ्फार गांधी, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें गिरफ्तार कर लेते तो गुस्सा भीड़ जो होती है वो सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर जाती है। वो उन पर हमला करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पुलिस पर गोलियाँ तो गोलियों में मारे जाएंगे। अब महीने पर बाद में फिर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं तो सोलापुर के उद्योग जो मजदूर थे, वो मजदूर अंग्रेजी शासन का प्रतीक जो पुलिस चौकी होता था, जो अंग्रेजी शासन का प्रतीक करते थे, यानी कि पुलिस चौकियों पे, नगर पालिका भवन पे, अदालतों पे, अर्थात जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी उन सब पर हमले शुरू कर देते हैं। और जब सरकार डरने लगती है तो सरकार क्या करती है, सब पे निर्मम दमन का रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं। निर्मम मतलब निर्दयता हो जाती है, डंडे बरसाने लगती है। शांतिपूर्ण से सत्याग्रही होते थे उन पर वो हमले करने लगती है। औरतों बच्चों को मारा पीटा जाता है और 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 1 लाख लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, महात्मा गांधी फिर चिंता में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा भाई, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो महात्मा गांधी जी एक बार फिर आंदोलन अपना वापस ले लेते हैं और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर देते हैं। अब इसके जरिए गांधी जी को लंदन में होने वाली इसमें सहमति व्यक्त करनी थी। पहले की तो मना कर दिया था उन्होंने। अब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 1931 में। तो पहले के उन्होंने मना कर दिया, मतलब पहले में कांग्रेस गई नहीं थी। अब इसके बदले क्या करना था, गांधी जी मना एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, वहाँ संविधान बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। तो दिसंबर 1931 को जब सम्मेलन हुआ, गांधी जी लंदन गए, लेकिन वहाँ भी वार्ता बीच में टूट गई और उन्होंने निराश होकर वापस लौटना। जब वापस आया तो उन्होंने देखा कि सरकार ने तो नए सिरे से दमन शुरू कर दिया,
गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में बंद कर दिया और किसानों को गैर कानून, जो कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सभा प्रदर्शन बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ही कड़क कदम उठाए जा रहे थे और भारी आशंकाओं के बीच क्या गया, गांधी जी ने 7 आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। इसको बंद कर दिया था उन्होंने जब 5 मार्च 1931 प्रेसिडेंट के पास गए थे एक समझौता लेकर के, या तो उस टाइम पर बंद कर दिया था। लेकिन जब वो वहाँ से आए, उनका गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ, वहाँ पर उनके अम्बेडकर जी से बहसबाजी हो गई, वो नहीं हो पाया। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे उसके अंदर दोनों के अंदर मतभेद हो गया, वो नहीं चल पाया, तो वो वापस आ गए बीच में से। तो अब आके उन्होंने आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया, फिर साल भर तक चला, लेकिन 1934 का आ जाते उसकी गति फिर मंद पड़ने लगी। कहते हैं कि आंदोलन कुछ समय तक अच्छा चलता है, उसके बाद उसकी गति मंद पड़ जाती है। अब देखिए लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, इससे पहले था कैसे, वो कैसे लिया, तो ये कैसे लिया था। तो देखते हैं। सिविल नाफरमानी अर्थात सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल नाफरमानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं इसको सिविल नाफरमानी और कहीं पर सविनय अवज्ञा और सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से विभिन्न अलग अलग तरह के सामाजिक समूह थे, आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया था, उनके आदर्श क्या थे या उनके स्वराज के क्या माने थे, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो गाँव के जो संपन्न किसान थे, जो मजबूत किसान थे, तो वे जैसे गुजरात के पाटीदार थे, देश के और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय होते थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी थी और गिरती हुई कीमतों से वो परेशान थे। बात तो 30-31 की है ना, हाँ बस याद रखिएगा इसी चीज़ को, बात 30-31 की कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये व्यापार में मंदी होने लगी थी और गिरती कीमतें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। तो सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष ही असंतोष था, मतलब भयानक असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ चढ़ कर समर्थन किया और उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया। कई बार अनिच्छुक जो सदस्य नहीं चाहते तो उनका बहिष्कार करने को मजबूर है, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं या तो भागिए, हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद करते हैं या तो आंदोलन में भाग लीजिए। तो उनके लिए स्वराज की लड़ाई की क्या लड़ाई होगी थी, भारी लगान के खिलाफ थी। यानी कि जो किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे या जो संपन्न किसान भी थे, उनके लिए जो लड़ाई स्वराज की लड़ाई थी वो किसके लिए थी, भारी लगान के खिलाफ उनकी लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन उनको निराशा कब हुई कि जब 1931 में गांधी जी ने लगान के बिना घटे आंदोलन वापस ले लिया था, तो इन्हें निराशा हो गई थी। तो 1932 जब आंदोलन शुरू किया तो इनमें से बहुत से लोगों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया कि भैया गांधी फ़ायदा तो करते नहीं है, जब मर्जी तब आंदोलन शुरू कर देते हैं, जब मर्जी तब हटा लेते हैं, किसी से पूछते नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए हिस्सा मना कर दिया। अब बचे गरीब किसान। गरीब किसान तो केवल लगान में कमी थोड़ी आते हैं, गरीब किसान ये तो थे केवल लगान में कमी चाहते थे। अब गरीब किसानों को जमींदार से पट्टे की जमीन ये चाहते थे भैया पट्टी का भी किराया ना देना पड़े। महामंदी लंबी खिंच गई और नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों के लिए तो ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अब गरीब लोग क्या चाहते थे कि भैया जो ज़मींदारों को भाड़ा चुकाना पड़ता है उससे भी माफ़ कर दिया जाए। इनका सीधा होता है कि जो ज़मींदारों को भाड़ा चुकाना पड़ता है उससे माफ़ कर दिया जाए। कई रेडिकल आंदोलन, रेडिकल कौन से होते थे कि जो अक्सर परिवर्तन चाहते थे, हिंसा भी करना चाहते थे। तो इनका नेतृत्व कौन करते थे, समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराज़गी के भय से भाड़ा विरोधी आंदोलन, जो भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन से पूरा हिचकिचाती रहती थी। अब कांग्रेस तो अलग हिसाब है ना, जो अमीर किसान और जमींदारों की नाराज़गी, ये नाराज़ हो जाती है। यदि कांग्रेस ये कहती है कि ठीक है तुम्हें किराया नहीं देना है, भाड़ा नहीं चुकाना है, कि इनका भाड़ा माफ़ कर दिया जाए, तो जो अमीर किसान तो वो खिलाफ हो जाते हैं, तो वो हिचकिचाते थे। इसलिए गरीब किसान और कांग्रेस के बीच में हमेशा संबंध अनिश्चित बने रहे। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाया हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी। व्यावसायिक वर्ग क्या था कि पहले तो उसने क्या, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी उद्योगपतियों ने काफ़ी मुनाफा कमा लिया था, वे ताकतवर हो चुके थे, मतलब ताकत आ चुकी थी। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध कर दिया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। मतलब वो उन नीतियों का विरोध करते थे जहाँ पर उनका बिजनेस ठप हो जाए या उनका बिजनेस ना चले। वे चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का जो आयात है उससे सुरक्षा में मिलती रहे। रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भी भारतीय औद्योगिक व्यावसायिक संघ कांग्रेस अर्थात इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इसका गठन कर दिया और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिषद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। अक्सर पूछा जाता है फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय वाणिज्य उद्योग परिषद की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। अच्छा, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जी.डी. बिरला जैसे माननीय उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। मतलब अब इन्होंने अपना गठन बना लिया। नेता कौन थे, पुरुषोत्तम ठाकुर और जी.डी. बिरला जाने माने होते थे। इन्होंने पहले तो सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन जब आंदोलन को आर्थिक सहायता दी
और राजनीतिक वस्तुओं को खरीदने बेचने से भी इनकार कर दिया था। मतलब बहुत सिविल नाप्रमाणी यानी कि सिविल दोषी ने पहले बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। और ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को ही एक ऐसे युग में देखते थे जहाँ कारोबार अपना और अपनी सी पाबंदियाँ नहीं होगी। ये सोचते थे कि यदि गांधी जी का स्वराज हो जाता है या अपना स्वराज स्थापित हो जाता है तो जो अपनी सी पाबंदियाँ लगी हो, जो हमें टैक्स देना पड़ता है, ये चीज़ें फिर ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी या फिर नहीं होगी। और व्यापार का जो उद्योग है वो हमारा निर्भर ढंग से फल फूल, मतलब हम ईजिली जो व्यापार है वो कर सकेंगे। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद इन लोगों का भी उत्साह जल्दी मंदा पड़ गया। उन्हें यह लग रहा था कि अब उग्र गतिविधियाँ होगी, उससे डरने लगे लोग। लंबी अशांति की आशंका थी और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से भी ये लोग डरे हुए थे। इसलिए ये भी डर गए, थोड़ा सा पीछे हट गए। अब औद्योगिक श्रमिक वर्ग क्या कहता था? औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा तो और कहीं बड़ी संख्या भाग लिया ही नहीं था, केवल नागपुर के लोग थे बस। तो जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिड़कने लगे। तो उद्योगपति तो कांग्रेस के नज़दीक, तो मजदूर छिड़कने, दोनों में 36 का आंकड़ा था। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने कुछ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जैसे गांधी जी विचारों को कुछ कम वेतन, खराब स्थितियों के खिलाफ भी अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। मतलब कम वेतन को, खराब स्थितियों के खिलाफ भी गांधी जी के विचारों को अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। चलो भाई, कुछ भी हम गांधी जी के साथ हैं, चाहे हमारा नुकसान हो, फायदा हो, हमारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हम गांधी जी के साथ हैं। इस तरह के विचार में भी कुछ लोग होते हैं। तो 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हो जाती है। और 1930 में छोटा नागपुर के 3 खान के मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों का बहिष्कार और विलोम में हिस्सा लिया था। और फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरी की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाती रही। इतना कुछ होने के बाद कांग्रेस ने उनकी मांगों को नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि जो उद्योगपति आंदोलन है वो हमसे दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी, इसलिए कांग्रेस उनको नहीं कर सकती। अच्छा, अब एक और था सिविल नाप्रमाणी आंदोलन में औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान तो हज़ारों औरतों के पास सुनने के लिए घर से बाहर आती थी और उनके जुलूस में हिस्सा भी लेती थी। उन्होंने नमक भी बनाया था और काफ़ी विचार पर काम किया। अब आप देख सकते हैं चित्र में, विदेशी कपड़ों और दोनों की पिकनिक भी औरतों ने की थी और बहुत सारी महिलाएं तो जेल भी गई थी। और शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं थी जो सक्रिय होती थी। और ग्रामीण इलाकों का जो संपन्न किसान की महिलाएं थी वो भी आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों ने राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखा दिया। गांधी ने आह्वान किया था पहले औरतों के लिए, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। अब गांधी जी ने आह्वान तो किया, औरतें आने लगी, लेकिन औरतों के आने के बावजूद भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं था। गांधी जी का ये मानना था कि घर चलाना या चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। उन्होंने औरतों का असली कर्तव्य बस ये बताया कि वो घर चलाइए, चूल्हा चौका संभालिए, अच्छी माँ की भूमिका, अच्छी पत्नी बनिए, यही, गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं में का निर्वाह करना उन्होंने औरतों का असली कर्तव्य बताया। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से वो हिचकिचाती रही और कांग्रेस में उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में दिलचस्पी रहती थी। अब देखिए सविनय अवज्ञा की क्या क्या सीमाएं थी, लिमिट्स। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित तो नहीं थे कि वो स्वराज की कहते अमूर्त अवधारणा, जबकि स्वराज का किसी को पता नहीं था क्या चीज़ है। ऐसे ही एक समूह अछूतों का भी था। अछूत मतलब दलित। 1930 के बाद जो खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे कि उनको उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों को कोई भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सेनापतियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया कि अब अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अभी जब तक ये खत्म नहीं होगा, अस्पृश्यता या छुआछूत समाप्त नहीं होगी, तब तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने अछूतों को यानी कि अछूतों को क्या कहा, हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। अछूतों को क्या बताया, हरिजन या ईश्वर की संतान। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों और सड़कों पर भी उनको समान अधिकार करने के लिए सत्याग्रह, मतलब पहले अपना सत्याग्रह किया कि भाई पहले आप जिसको हम कहते थे अछूत या हरिजन कहते थे या दलित लोग कहते थे, उत्पीड़ित कहते थे, वह पहले इनको अधिकार दिलवाइए। मैला ढोने वाले को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद भी शौचालय साफ करने लगे। ऊंची जातियों से आह्वान करने लगे कि अपना हृदय परिवर्तन करो, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, वो अलग से ढूंढना चाहते, वो खुद को संगठित करने लगे, मतलब उनमें भी अब नेता उत्पन्न होने लगे। शिक्षण संस्थानों के लिए मैं आरक्षण की आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, ताकि वहाँ से विधायी परिषद में केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित, मतलब बहुत कम लोग थे। महाराष्ट्र नागपुर क्षेत्र में यह बात खासतौर से दिखाई भी देती थी, जहाँ उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। इसी दौरान डॉक्टर अम्बेडकर जी आते हैं 1930 में
और वो दलितों को एक संगठित करते हैं। दलित वर्ग एसोसिएशन में उन्होंने 1993 को संगठित करते हैं और दलितों के लिए अपना एक अलग निर्वाचन क्षेत्र पर दूसरे गोल में समझ में महात्मा गांधी जी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। मैंने बताया था ना, दूसरे गोल में समझ अम्बेडकर जी के साथ विवाद हुआ था और ये हुआ था अलग निजी निर्वाचन क्षेत्र पर लेकर के। अब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर जी की बात मान ली थी तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि यदि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में जो एकीकरण की प्रक्रिया वो धीमी पड़ जाएगी, अर्थात समाज में एकता नहीं आएगी, समाज में फूट पड़ जाएगी। और अंग्रेजों की चाहते भी यही थे कि भारत में फूट पड़ी तो फूट पड़ते वो शासन करते रहे। लेकिन लास्ट में अम्बेडकर जी की कुछ बात समझ में आई और उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाता। मतलब गांधी जी उनके बात से सहमत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, दलित वर्ग को नाम दिया जाता है अनुसूचित जाति कि इनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल जानी चाहिए। उनको सीटें मिल जाती है। हालांकि उनके मतदान जो निर्वाचन क्षेत्रों से होता था वो सामान्य होता था, फिर भी दलित और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र आंदोलन को संख्या की दृष्टि से काफ़ी कुछ हो गया। लेकिन फिर भी देखिए जो एक बार फूट पड़ जाती है तो दरारें पड़ ही जाती हैं। तो इसलिए वो अभी भी शक की दृष्टि से कांग्रेस को देखा करते थे। आज भी देखते हैं तो भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा के आंदोलन के कुछ प्रति उत्साह नहीं दिखाया और अब तो उनको पता लग गया था कि भाई जब दलितों को अलग से मिल सकता तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बावजूद भी मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य जब कांग्रेस हिंदू सभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगे थे तो जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते चले गए दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे और कई शहरों में तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव के दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता हुआ चला गया। कांग्रेस मुस्लिम ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा भी कि एकता स्थापित हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण मतभेद रहा भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के जो नेता में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कहते थे अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए, केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें, तो मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिमों को आबादी के अनुपात में प्रतिबंध दिया जाए तो वे मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ देंगे। तब छोड़ेंगे मतलब कब, यदि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में इन आरक्षित सीट दे दिया, जो मुस्लिम बहुल प्रांत है वहाँ पे आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व कर दिया जाए, तभी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ने को तैयार हैं। प्रतिनिधित्व बहस पर यह बहस मुझे चल ही रहा था कि 1928 में एक आयोजन हुआ सर्वदलीय हिंदू महासभा का और जिसमें इनके नेता थे M.R. जैकर। ये एक समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा कर देते हैं और जिससे इसमें मुद्दे के समाधान के सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जब सविनय आंदोलन शुरू हुआ तो समुदाय के बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का तबका किसी भी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार अब नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम और नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों को मुसलमान की हैसियत के लेकर चिंता जता रहे थे। वो सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति या पहचान खो जाए, ऐसा वो सोच रहे थे। चलिए आगे देखते हैं अभी हम सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन के भाव में देखते हैं ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं। चलिए अब कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है तो लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है। यही तो है अपनापन। अपनापन क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है तो ये लोग महसूस करने लगते हैं कि एक ही राष्ट्र के अंग है और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं तो लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क का यथार्थ रूप कैसे होता है। विभिन्न समुदाय, क्षेत्र और भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपने भाव को कैसे विकसित किया, इस बारे में चर्चा करेंगे। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी और इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ भी होती हैं कि जैसे जिनके जरिए मतलब राष्ट्र लोगों में कल्पना दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। हल्का सा फ्लैशबैक करते हैं आपको, जब हम फ्रांस इसी क्रांति या यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो वहाँ भी फ्रांस में उसमें कुछ चित्रों का प्रदर्शन किया गया था, फ्लैग्स बनाए गए थे, चित्रकारी की गई थी, तस्वीरें बनाई गई थी। तो ऐसे यहाँ पे कुछ होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा तस्वीरों में अंकित की जाती है। किसमें करते हैं? तस्वीरों में अंकित करते हैं। तो इससे लोगों को एक ऐसी छवि बनाने में मदद मिलती है जिसके जरिए वो राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी थी और इस छवि का आरंभ किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत माता की छवि का अंकन किसने किया था? निर्माण बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा गया था जो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद में शामिल कर लिया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था और स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा
से लेकर के अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की विख्यात छवि को उनके चित्रित किया था। और इस पेंटिंग में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी, आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। और आगे चल के इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा। ये आपकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर थी जो सन्यासिनी के रूप में दिखाई गई थी। और आगे चल के इसको अलग अलग उसमें बनाने लगे, अलग अलग रूप ग्रहण करते चले गए। और मात्र देवी के प्रति श्रद्धा ही क्या बन गई, भारतीय की राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बन जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रवाद का विचार जो है भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत हुआ। राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों के द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को भी दर्ज करना शुरू कर दिया। लोग जैसे ग्रिम बंधुओं ने फ्रांस में, जर्मनी में किया था, ऐसे यहाँ भी लोकगीत और जनश्रुतियों को लोग इकट्ठा करने लगे, गाँव में घूमने लगे। उनका मानना तो यही कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो भारी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने लगे। अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी हो गया था। और बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी बाल गीत और मिथकों के माध्यम से ऐसा प्रयास करने लगे थे और इकट्ठा करने में निकल पड़े। और उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इसी क्रम में मद्रास के नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में पूछा जाता है। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया का संकलन किसने किया था, तो मद्रास में नटेशा शास्त्री ने किया था। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों के असली विचारों और विशेषताओं का सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है तो राष्ट्रीय नेता एक दूसरे को एकजुट करने के लिए उनमें राष्ट्रवाद की भावना, इस तरह चित्रों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते चले जाते हैं। बंगाल में स्वदेशी भावना के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडे का निर्माण किया जाता है जिसमें 3 रंग होते हैं, हरा, पीला और लाल। इसमें भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र भी दिखाया जाता है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, तो यह तिरंगा भी सफ़ेद, हरा और लाल था। और इसके मध्य में गांधीवादी चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। गांधी जी का चरखा क्या प्रतीक था, स्वावलंबन का प्रतीक था, स्वावलंबन का प्रतीक था। चलिए आगे आ जाते हैं। और जुलूस में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इतिहास के पुनर्व्याख्या की भावना पैदा करने के लिए एक साधन था। इतिहास क्या था, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए एक साधन था। और 19वीं सदी के अंतर्गत आते बहुत सारे जो भारतीय तो यह प्रयास करने लगे थे हाँ राष्ट्रपति गौरव का भाग जाना, भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज की नज़र में जो भारतीय थे वो पिछड़े और आदिम लोग होते थे और वे अंग्रेज कहते थे कि ये अपना शासन खुद भी नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में जब भारत के लोग अपनी मानव मूल्यों की खोज में अतीत को देखने लगे तो उन्हें अपने गौरव में प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू करते हैं कि कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे भारत में। और उनका कहना यह था कि इस युग के बाद एक पतन का समय था और भारत को गुलाम बना लिया गया और इसलिए राष्ट्रवादी पाठकों में अतीत की महानता और मुक्ति का संघर्ष अपनाने के लिए आह्वान करते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास में क्या कहते हैं कि भारत की महानता और उपलब्धि पर गर्व करिए और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा मुक्ति का संघर्ष का आह्वान करते हैं। लोगों में एकजुटता की कोशिश क्योंकि अपनी अपनी समस्याएं थी और अतीत का गौरवगान जो किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वो हिंदुओं का अतीत था। जब हिंदुओं का अतीत था तो कुछ और प्रॉब्लम आएगी। तो जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वो भी हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग भी अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। निष्कर्ष में ये आता है कि अंग्रेज सरकार का जो लोगों का जो बढ़ता गुस्सा था अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के रूप में साझा खींच रहा था और महात्मा गांधी जी का नेतृत्व था। ये लोगों में असंतोष परेशानियों को समाहित करने का प्रयास कर रहा था। इसके जरिए इन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पाने का बहुत अच्छा प्रयास किया था और विभिन्न समूह, विभिन्न लोग अलग अलग आकांक्षाओं के साथ भी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक थे। संक्षेप में कहते हैं जो राष्ट्र उभर कर आ रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रहा था, उस रखने वाली सारी बुलंदों का पुंज था। अब लास्ट में आता है यानी कि 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस समिति वो एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करती है भारत छोड़ो, और जिसमें सत्ता में भारतीयों को तत्काल हस्तांतरित करना भारत छोड़ने की मांग की जाती है। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे देश को एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान करते हैं। गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो के आह्वान से देश का अधिकतर हिस्सों में राज्य ठप कर दिया गया था और स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े थे, जिस कारण से यह सफल हो गया था। अंग्रेजों ने अत्यधिक बल प्रयोग के द्वारा इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था।
चलिए दोस्तों, कोई डाउट्स है, किसी का कोई शक है तो कमेंट्स में ज़रूर पास करें। किसी का कोई भी डाउट है कमेंट्स में पास करें। और एक बार फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कमेंट्स या अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर दिस।